नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं रोज़ सोचते हुए आता हूँ कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में गुफ्तगू की जाए। ताहम ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम मईशत की बेहतरी को अपनी एजेंडे में सबसे ऊपर या फ़हरिस्त में ऊपर आने वाले नुकात में रखना चाहते हैं बतौर एक कौम, बतौर एक हुकूमत, तो हमें ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करनी पड़ेंगी जिनसे माशी तरक्की हो। मेरा ये मौज़ूए तहकीक भी है और रोज़ाना इस मौजू पर बात करने का मौका भी मिलता है। बहुत सारे मेहमानों से उनकी सजेशन लेने का मौका मिलता है, यानी वो अपनी इनपुट देते हैं मईशत कैसे ठीक हो सकती है। उसमें ताजिर सनतकार भी हैं, मईशत दान भी हैं, तज्ज़िया कार भी हैं, हुकूमती अफराद भी हैं जो लोग हुकूमत के अंदर या ओहदों पर फायज़ होते हैं या जो वज़ीर होते हैं, मुशीर होते हैं। काफ़ियों का इंटरव्यू करने का मौका मिला, भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन हर कोई बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताता है, लेकिन वो सिंपल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट या तो हो नहीं सकता, या अगर किसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो उससे फिर वो मुतवक्का जो माशी पैमाने हैं, अशारिये हैं, वो हमें नहीं मिलते मुतवक्का। चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। माजी में पाकिस्तान में ये कहा गया कि अगर सीपैक मंसूबा पाकिस्तान में आ गया तो नौजुबिल्ला मुल्क का मुस्तकबिल बदल जाएगा। मुस्तकबिल सिर्फ मेरे रब की ज़ात बदल सकती है, सिर्फ मेरा रब बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता। लेकिन मैंने सुना लोगों ने कहा, घर दामादों वाला एटीट्यूड होता है ना, मेरे इस लड़की से शादी हो जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। नौजुबिल्ला, बात ये किस्मत आपके हाथ में है नहीं, तकदीर आपके हाथ में है नहीं, मुस्तकबिल आपके हाथ में है नहीं, ये तो सब मेरे रब के हाथ में है। लेकिन आपकी जहनीत या आपकी सोच ऐसी बनी हुई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सीपैक आया भी, अब इस चीज़ का भी अयादा कर दिया गया कि जो 43 अरब रुपए हमें बताए गए थे मुकम्मल या मजमूई मंसूबे के, उसकी अक्सरियती रकम लग चुकी है। ये इस दफ़ा एससीओ के इजलास में हमें बताया गया। नाजरीन, अब ये ढकी छुपी बातें नहीं हैं, अब ये कहानियाँ दास्तानें नहीं हैं, अब ये एक रियलिटी है। रियलिटी क्या है कि हमें यह बता दिया गया है कि 43 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट था, इसकी अक्सरियती रकम लग चुकी है। इसकी इंडोर्समेंट चीन ने भी कर दी है, इसकी इंडोर्समेंट पाकिस्तान ने खामोशी से कर दी क्योंकि हमने कोई जवाब नहीं दिया इस मामले में। तो 43 अरब के मंसूबे का आधे से ज़्यादा खर्चा हो चुका। महज 10 साल गुजरे मंसूबे को, हमने टाइमलाइन दी थी 15 साल की, 10 साल के अंदर आधी से ज़्यादा रकम लग गई। मईशत बदल गई, मुस्तकबिल बदल गया, हालात बदल गए, महंगाई कम हो गई, बेरोज़गारी कम हो गई, रोज़गार के नए मौके आ गए, जीडीपी ग्रोथ रेट फिनोमिनल हो गया। नो, आंसर इज नो। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। हमें किसी भी तरीके से अपने आप को वाइट लिस्ट करवाना है। अगर हम वाइट लिस्ट हो गए तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो बन जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ कर जाएगी। लेकिन क्या हुआ, FMTF की वाइट लिस्ट में आ गए, कुछ भी हासिल ना हुआ, बल्कि जीडीपी ग्रोथ रेट और गिर गई, मुल्क और ज्यादा मुश्किल में आ गया, दोबारा IMF प्रोग्राम की जानिब जाना पड़ा। अब ये नया शोशा था, IMF प्रोग्राम मिल जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, चलो इस बात को भी हम मान लेंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखिएगा, अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साकिब फयाज मगू साहब, जो कि सीनियर नायब सदर FPCCI हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। शुक्रिया साकिब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं तमहीद यही बांध रहा था कि हमारे मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसी साजी बहुत ज़रूरी है, और आप चूँकि एपेक्स बॉडी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके मैंने बहुत सारे बयानात भी देखे हैं, आप भी इस चीज़ पर बहुत कीन हैं
कि पॉलिसी साजी जो है दुरुस्त होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम हर कुछ साल के बाद शोशा छोड़ते हैं और हुकूमत फिर उस पर अमल दरामद नहीं कर पाती क्योंकि पॉलिसी साजी नहीं हुई होती। आपके ख्याल से पॉलिसी मेकिंग के अंदर कितना प्रोएक्टिव होना ज़रूरी है और ताजिर बिरादरी का कितना अहम किरदार होगा पॉलिसी साजी में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, वो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जी क्योंकि आजकल सब जितनी भी ये पहले कुछ वो होती थी कि आपकी बॉर्डर्स की वॉर्स होती थी, अब जो भी पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं उसमें ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वॉर्स हो रही हैं और हमारी जिसकी इकोनॉमी तौर पे वो स्ट्रांग होता है और जिसकी पॉलिसीज जो इकोनॉमी की जिस कंट्री की वो फिजिबल होती हैं और जो उसको प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, तो वही मुल्क जो है वो तरक्की भी कर रहा है और वही जो कौमें हैं वो इकोनॉमी तौर पे माशी तौर पे मजबूत हो रही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो इकोनॉमी पॉलिसीज में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, वो होना चाहिए। और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी से पहले जो है वो कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है कि पहले जो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी जो भी कंसल्टेशन है वो होनी चाहिए। और जब एक बार कंसल्टेशन हो जाए और पॉलिसी बन जाए और फिर उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे मुल्क में ये होता है कि हुकूमतें चेंज होती हैं और पॉलिसीज का यू टर्न हो जाता है और कोई भी अच्छी पॉलिसी अगर चल रही होती है या इवन अच्छी नहीं भी चल रही होती, फिर भी हम कहते हैं कि एक पॉलिसी के ऊपर कंटिन्यूटी पे होनी चाहिए ताकि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी ट्रेडर है, जो भी बिजनेसमैन है, वो उसी पर अपना फोकस करते हैं और अपनी प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब पॉलिसी चेंज हो जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और वो बिजनेस के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं आता। यहाँ पर साकिब फयाज मगू साहब, मसले मसाइल कुछ इस नोयत के हैं कि जिस बात की गहराई को आपने बयान किया उसी को बढ़ाते हुए ये बात करता हूँ कि मुल्क के अंदर हर कुछ साल के बाद एक नेशनल लेवल के ऊपर एक शोशा या चुटकुला छोड़ दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है इसके बाद मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। अब मैं उसकी तफसील में जाए बगैर आपको ये कहता हूँ कि अब नया जो मामला हमने सामने रखा है वो यही है कि IMF प्रोग्राम मिल जाने के बाद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। माशी अशारिये तो निस्बतन ओके हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट अगर बढ़ भी गया तो 3.2% जो है इट डज नॉट क्वालिफाई टू बी ए गुड GDP ग्रोथ रेट। डू यू एग्री और डिसएग्री? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इकोनॉमी हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। हमें इस साल जो है वो 13 ट्रिलियन का टारगेट दिया गया था टैक्स कलेक्शन का और जो कि 44% ऊपर था पिछले रेवेन्यू टारगेट से। और जबकि जो ग्रोथ रेट है जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो 2.8 से 3% तक किया जा रहा है। तो ये इस तरह पॉसिबल है कि इस ग्रोथ रेट के ऊपर 44% जो टारगेट है ऊपर वो अचीव कर लिया जाए, तो फिर उसके लिए हमें यही नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो मजीद टैक्सेस लगाएगी और मजीद वही होगा कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा साकिब फयाज मगू साहब, आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। पहले बिजनेस लीडर हैं जिसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि एनुअल रेवेन्यू का ग्रोथ रेट GDP ग्रोथ रेट से ज़्यादा कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है जिसके लिए मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। काफ़ी सालों से मैं बड़ा शोर मचा रहा था लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता था। जी नहीं, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो भी टारगेट फिक्स करें वो रियलिटी के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर होने चाहिए। हमें ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए हमें अपने टारगेट रेवेन्यू के और अपनी ग्रोथ के वो फिक्स करने चाहिए। अदरवाइज जो है वो सिर्फ एक टारगेट दे देना
और फिर उसके ऊपर ही पूरी प्लानिंग करना, लेकिन वो टारगेट अचीव ना हो सकना, तो वो मेरे ख्याल में फिर बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता और भी है, और ये थोड़ा सा आपके नुक्ते के पैरेलल है। वो ये है कि अब जाहिर बात है शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा आ रहा था कि अब पता होगा कि मंथली टारगेट्स जो है मीट नहीं हो रहे, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि फाइलर नॉन फाइलर की बहस और 50-50 हज़ार के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके पीछे लगने के बजाय जहां बड़ी टैक्स की क्या कह सकता हूं, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूं, डिस्क्रिपेंसी हो, उन्हीं को टारगेट किया जाए। लेकिन वहां पर भी बहुत सारे बिजनेसमैन इस वक्त परेशानी का शिकार हैं क्योंकि ओवर स्क्रूटनाइज होने की वो शिकायत कर रहे हैं। क्या उस एंगल से भी आपने चीज़ को देखा? देखिए, इस वक्त जो है वो जो सबसे बड़ा वो इशू आ रहा है थोड़ी सी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, वो खौफ का थोड़ा सा आंसर शामिल हो रहा है, जो एफबीआर की जानिब से थोड़े कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं कि पहले एफिडेविट जो है वो एक लॉन्च किया गया कि जो भी सीएफ हो वो एक एफिडेविट देंगे, और फिर जो है वो उसके बाद खैर पेटिशन की रिक्वेस्ट पे वो एफिडेविट को एफर्ट कर लिया गया। लेकिन फिर भी जो मेरा मौक़िफ़ है या एडिशन का मौक़िफ़ है कि हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इस मुल्क में टैक्स दे रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सिर्फ जो 0.5% लोग ऐसे हैं जो 75% टोटल टैक्स वो ही दे रहे हैं, और अगर हम उन्हीं को टारगेट करना शुरू करेंगे और उन्हीं में अगर हैरेसमेंट अगर आ जाएगी और वो खौफजदा हो जाएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी मजीद इन्वेस्टमेंट या अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसे इकदाम ना करेंगे जिससे बिजनेस कम्युनिटी में हैरेसमेंट फैले और उसको किसी तौर पे नहीं, लेकिन इक्वेशन की दो साइड्स बना दी हैं और उन्होंने आपको ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डायलेमा रख दिया है। क्योंकि एक जैसे आप हैं माशाल्लाह, अपनी ट्रेड एसोसिएशन के अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा करते रहे हैं, एफपीसीसीआई के अंदर भी आला ओहदेदार हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि इसकी फ्लिप साइड है। एक ये है कि हम बिग बिजनेसेस के पीछे जाएं, दूसरा ये है कि हम एसएमईज के पीछे आएँ। तो उन्होंने कहा बेहतर ऑप्शन ये है कि हम पहले बिग बिजनेसेस से शुरू करें। तो अब बात यह कि अगर वहां से फोकस हटाया तो रिटेलर्स की तरफ आएंगे, एसएमईज की तरफ आएंगे, तो आप लोग फंस से गए हैं एक अजीब सी सिचुएशन के अंदर। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, हम लोग कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे कि अगर किसी ने कोई फ्रॉड किया है या कोई भी ऐसी चीज में कोई भी मुलविस है, तो एफटीसीसीआई कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन इसमें जो अभी भी हमारी एफबीआर के चेयरमैन से अभी 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई, तो हमने उनको ये बोला कि आप स्पेसिफिक जो ट्रांजैक्शन होती है उसको ब्लैकलिस्ट करें, ना कि आप पूरी सप्लाई चेन को ब्लैकलिस्ट कर दें। उसमें उस चेन में वो चाहे कि जो और कोई भी ट्रेडर या बिजनेसमैन है या पूरी चेन में वो उसका कसूर है या नहीं है। जो तो टैक्स में अगर कोई मुलविस पाया जाता है टैक्स की चोरी में, तो उसको उसके अंदर सिर्फ इंगेज किया जाए या उसको जो है वो नोटिफिकेशन में नॉमिनेट किया जाए। लेकिन अगर कोई भी कंपनी अगर वो उस वक्त ब्लैकलिस्ट नहीं है और कोई उससे काम करता है और सही काम करता है, वो ना उससे कोई फ्लाइंग इनवाइस लेता है, ना कोई फेक इनवाइस लेता है, और ना कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जो कि गैर कानूनी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई है तो उस वक्त उसको नहीं पता था कि ये आगे जाके ब्लैकलिस्ट हो जाएगी या कोई भी आगे जाके उसके ऊपर कोई इल्जाम आ जाता है। तो ऐसी सूरत में जो बेकसूर है, अगर वो बिजनेसमैन या वो कंपनी अगर उसने अगर कोई ऐसी चीज नहीं की है जो गैर कानूनी हो, तो उसको भी उसकी नोटिफिकेशन में या शो कॉज में या कोई भी कानूनी कार्रवाई में उसका भी नाम आ जाए, तो मेरे ख्याल में ये
इंसाफ नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा हैरेसमेंट फैल रही है और बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो पाकिस्तान के जो इन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट्स अपनी की हुई हैं, तो पूरी जो है वो एक खौफ की फिजा फैल गई है, जो कि मेरे ख्याल में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया। मैंने पहले भी इसी पे इंसिस्ट किया था, क्योंकि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को इस चैलेंज का सामना है और किसी चैनल के ऊपर, किसी प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा इस मौजू पर बात नहीं हो रही। हो ज़रूर रही है, लेकिन कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम रुपया पैसा में से हाईलाइट ज़रूर करें। मैंने प्रोग्राम पहले भी इस मौजू पर किया था और आज फिर भी मैंने कोशिश की कि FPCCI की क़यादत के साथ इस मौजू के ऊपर अहम गुफ्तगू की जाए। इसके अलावा भी साकिब फ़याज़ मकबूल साहब ने माजी के अंदर बहुत अहम इशूज़ को हाईलाइट किया है। मैं इनकी जानिब आऊँगा और इनके सामने ये चीज़ भी रखूँगा। सर, बात यह कि रेवेन्यू और FBR के मामलात को आपने एड्रेस कर लिया, लेकिन अब एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है, जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी कह रहा था, कि हमें एक मुफस्सिल इकोनॉमिक पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी, हमें ट्रेड पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज़्यादा होमवर्क मैंने देखा नहीं। आपने देखा तो मुझे बताएं, और अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक नई ट्रेड पॉलिसी लाने के लिए, तो मेरे ख्याल से उसको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। देखिए, इसमें FPCCI का मौक़िफ़ यही है कि इस वक्त अब वक्त आ गया है कि एक ऐसी चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें, और वो इकोनॉमी पॉलिसी जो है उसमें ट्रेड पॉलिसी भी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हो, सर्विस ट्रेड की पॉलिसी भी हो, तमाम जो भी इकोनॉमी पॉलिसीज हैं वो उसमें हो, और वो 20 साल तक वो पॉलिसीज 20 साल की प्लानिंग करके वो पॉलिसीज बनाई जाए और फिर उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टी साइन करें। और ये साइन करें कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है या चली जाती है, उससे उन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अगर कोई अपनी इंडस्ट्री लगाता है या बिजनेस शुरू करता है, तो वो 2-3 साल के लिए नहीं उसकी प्लानिंग होती, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो हर मुल्क में जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज की सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि कंटिन्यूटी होती है। खास तौर पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर वो इधर आ रहा है, और तो फॉरेन इन्वेस्टर को भी सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर कोई चीज़, कोई पॉलिसी है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कि ना कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर आए और उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाए और फॉरेन इन्वेस्टर को लॉस हो जाए या उसको अपना कारोबार या अपनी इंडस्ट्री इधर से बंद करनी पड़ जाए, तो वो बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले अभी ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं कहता हूँ अभी तो हुकूमत में ही है, तो उन तमाम को जो है वो मिल के बैठना चाहिए और एड्रेशन FPCCI से कंसल्टेशन के साथ हम लोग जो है बल्कि इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, और हम लोग पूरी इकोनॉमी पॉलिसीज दें, क्योंकि हम सबसे बेहतर जो है वो बिजनेसमैन ही जानता है कि क्या इकोनॉमी पॉलिसी उस सेक्टर की होनी चाहिए। तो क्योंकि एज ए पेरेंट ऑफ ऑल अपेक्ट बॉडीज एंड ऑल द ट्रेड एसोसिएशंस एंड चेंबर्स, क्योंकि हमारे पास तमाम लोगों का फीडबैक आता है और हम लोग तमाम लोगों से कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो तमाम लोगों से कंसल्टेशन करते हुए FPCCI एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाने जा रही है और पूरी पॉलिसी बनाने जा रही है, इंडस्ट्री के ऊपर भी और ट्रेड पॉलिसी भी और सर्विस सेक्टर की पॉलिसी भी। तो तमाम जो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा और फिर हम लोग हमारा यही मुतालबा है कि वो बाकायदा वो असेंबली में, सेनेट में उसको अप्रूव करें और 20 साल के लिए अप्रूव करें कि इसमें कंटिन्यूटी रहेगी और कोई भी चेंज नहीं आएगी इन पॉलिसीज। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने बयान किया। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन वहाँ पर वक्त मुख्तसर है। आपका शुक्रिया अदा करूँगा और इसके साथ ही मैं कुछ कंक्लूड भी करूँगा जो गुफ्तगू इनके साथ हम उसमें चंद नुकात नाजरीन हम आपके सामने ला चुके हैं। और
जिस तरह इन्होंने बताया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होना ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी व दीगर पॉलिसीज़ जो हैं उनको मुरतब करना ज़रूरी है। देखिए, हमेशा मंतकी अंजाम तक चीज़ को पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करता हूं, इसीलिए सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम्स की अब ज़रूरत है। लोग कहते रहते हैं सोल्यूशन बेस्ड। अब आपके सामने अहम अहदेदारान जो हैं FPCCI के और अहदेदारों को उनको प्रोग्राम में बुलाकर सोल्यूशन बेस्ड ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये कोऑर्डिनेटेड, इंटीग्रेटेड और वन पेज पर रखकर आप एक पॉलिसी डिवाइस नहीं करेंगे तो आप हालात को ठीक नहीं कर सकते। और फिर साथ साथ ये जो तमाम पॉलिसियाँ हैं इनके आपके फ्रेमवर्क के अंदर फॉलो करना भी ज़रूरी है। और उन्होंने जैसे बताया कि इसका पायदार होना भी ज़रूरी है, कि पॉलिसियाँ पायदार हों, कई सालों तक चलें। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि पॉलिसियाँ तो हम मुरतब कर लेते हैं, लेकिन फिर वो टाइम बाउंड होती हैं। जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो पॉलिसियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि अगर हमने मुल्क की मईशत को ठीक करना है, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है, तो फिर हमें ऐसी वायबल, एक्शनेबल, इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसीज़ डिवाइस करनी पड़ेंगी जो कि KPIs के साथ आएँ, ताकि हम पॉलिसी जो ही हम डिवाइस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम देखें भी कि इकोनॉमी के ऊपर वो दिख रही है हमें। हमने जैसे कहा कि CPEC था, CPEC है $43 अरब का प्रोजेक्ट, ठीक है, जो इनिशियली हमें बताया गया वो एडजेसेंट को छोड़ दें, उसका हाफ से ज़्यादा, जो हमें बताया गया हाफ से ज़्यादा रकम उसकी लग चुकी। लेकिन क्या वो आपको दिखाई दे रही है, उसके क्या इकोनॉमिक जो हैं वो एडवांटेजेस हैं हमारे मुल्क के लिए, वो हमें सामने लाने चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि आपने एक पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया, आप कह रहे हैं स्लो डाउन हो गया, फास्ट हो गया, ये सब छोड़ दें, आप कोई बात मानने वाली नहीं है। CPEC के $43 अरब के मंसूबे में से अक्सरियती रकम पाकिस्तान में लग चुकी है, ये चीन वालों ने कह दिया है, आपने एक्नॉलेज कर लिया है, बात ख़त्म हो गई। अब आप उसके इकोनॉमिक डिविडेंड हमें अब दिखाओ हमें कि इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ है। तो पॉलिसी साजी करें, डिवाइस करें, इम्प्लीमेंट करें, फिर हमें दिखाएं कि हमने ये किया, ये मिला हमको इससे। अभी आपने FATF वाला काम किया, पूरे मुल्क को आपने इस काम में लगा दिया। FATF मीटिंग हो रही है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं, हासिल मकसद कोई भी नहीं। FATF का एडवांटेज किसका हुआ, हमें जानना है, अवाम पाकिस्तान को जानना है कि आपने इतना ये किया, जा रहे हैं, आ रहे हैं जी, वाइट लिस्ट में आ रहे हैं, ये पाकिस्तान गामजन हो जाएगा, पाकिस्तान गामजन हो जाएगा। ओ भाई, गामजन हो गया, FATF का हो गया, वाइट लिस्ट, अब क्या मिला पाकिस्तान को? So we want to know, if you are devising a comprehensive policy, then what are we getting out of it as a people, as a nation, as a country, as a government, what you are getting out of it? तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के, डिवाइस करके इम्प्लीमेंट करने के अंदर आपने पूरे मुल्क की रिसोर्सेज लगा दी और फिर उसके बाद हमें चीज़ें ज़्यादा उसकी दिखाई नहीं दी। हमें दिखना चाहिए कि चीज़ हुई है, उसका क्या हमें इकोनॉमिक वो हुआ, हमें पता लगना चाहिए। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।